हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। देखिए, हम लोगों ने अपना इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंप्लीट कर लिया था पिछली क्लास में। ठीक है, हमने इलेक्ट्रोलिसिस को बहुत अच्छे से समझा था, उसके सारे प्रोडक्ट्स देख लिए थे। आज हम शुरू करते हैं अपना गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो चलो ध्यान से पढ़ना, और बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा। एक एक चीज बहुत सीक्वेंस से चलेंगे। देखो, सबसे पहले हमें गैल्वेनिक सेल के बारे में जानना है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि गैल्वेनिक सेल का आखिर आइडिया कैसे लगा साइंटिस्ट को। तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन एक साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा होगा, और उसने क्या किया कि जिंक रॉड को एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। ठीक है, और थोड़ी देर बाद उसने क्या ऑब्जर्व किया कि जिंक रॉड का वेट तो कम होता जा रहा है, बीकर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, रेडिश ब्राउन पीपीटी ऑब्जर्व हो रहा है, और ब्लू कलर का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। CuSO4 सॉल्यूशन मेरा ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है। तो ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, ये धीरे धीरे फेड होता जा रहा है। ये चार चीजें उसने ऑब्जर्व करी, और यहीं से हमारी पहचान बनाई किसने, गैल्वेनिक सेल ने। तो बारी बारी देखते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो एक्चुअली में क्या हुआ कि जिंक रॉड को जब हमने एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन में डाला, तो क्या हो रहा होगा, जिंक मेरा ऑक्सीडाइज होना शुरू हो गया होगा। ठीक है, ऐसा साइंटिस्ट ने रीजन बताए। ठीक है, तो उन्होंने वेट ऑफ जिंक रॉड डिक्रीज होने का रीजन क्या बताया कि मेरा जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, उन्होंने रेडिश ब्राउन पीपीटी और ब्लू कलर सॉल्यूशन का कारण क्या बताया कि जो मेरा Cu2 पॉजिटिव है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ब्लू कलर सॉल्यूशन किसकी वजह से था, इसकी वजह से। अब ये सॉल्यूशन में कम होता जा रहा है, ये तो Cu में ट्रांसफर होता जा रहा है, तो क्या होगा, ब्लू कलर का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, फेड हो जाएगा। और ये जो रेडिश ब्राउन पीपीटी है वो क्या चीज है हमारी, कुछ कुछ कॉपर ही है। ठीक है, टेम्परेचर क्यों बढ़ रहा है बीकर का, इसका रीजन बताया, बिकॉज हीट रिलीज हो रही है। और हीट क्यों रिलीज हो रही है, क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, इसलिए हीट हो रही है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। अच्छा, किस तरीके से रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, जरा देखो। मेरा जिंक 2 पॉजिटिव, तो मेरा जो जिंक है वो जिंक 2 पॉजिटिव में जा रहा है, और जो Cu2 पॉजिटिव है वो Cu में जा रहा है। तो एक्चुअली में रिएक्शन क्या हो रही है मेरी, जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव मिलकर जिंक 2 पॉजिटिव प्लस Cu बना रहे हैं। ये मेरे एक्वस है और ये मेरे सॉलिड। ठीक, तो इस तरीके की रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, और यहां से मेरी हीट निकल रही है। ठीक है, जिंक रॉड का वेट क्यों डिक्रीज हुआ, ठीक है, सॉल्यूशन मेरा फेड सब क्यों हुआ, ये सारे रीजन आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो यहीं से क्या बनाई पहचान, मेरी गैल्वेनिक सेल ने पहचान बनाई। तो चलिए अब देखते हैं सबसे पहले गैल्वेनिक सेल का कॉन्स्ट्रक्शन और उसकी पूरी वर्किंग। बहुत अच्छे से समझेंगे एक एक पॉइंट गैल्वेनिक सेल का। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गैल्वेनिक सेल को तैयार करना सीखेंगे। ठीक है, गैल्वेनिक सेल कैसे तैयार हुई जरा देखो। हमने क्या किया, एक टैंक लिया। ठीक है, उस टैंक में मैंने क्या डाला, एक जिंक की रॉड डाल दी। ठीक, एक और टैंक ले लिया, इसमें मैंने कॉपर की रॉड डाल दी। ठीक है, अब क्या करा, यहां पर मैंने एक्वस CuSO4 सॉल्यूशन लिया, यहां पर मैंने एक्वस ZnSO4 सॉल्यूशन लिया। ठीक, और इनको एक बल्ब से कर दिया अटैच। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या होगा सॉल्यूशन में, जरा देखते चलो बारी बारी से, बहुत ध्यान से समझना, एक एक चीज समझेंगे और बहुत अच्छे से हम सॉल्ट ब्रिज तक पहुंच जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले मेरा जिंक रॉड में से जिंक 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और सॉल्यूशन में आना शुरू करेगा। मतलब जिंक मेरा ऑक्सीडाइज होना शुरू करेगा। ठीक है, तो जिंक ने क्या किया, जिंक ने सॉलिड स्टेट से
एक्वस स्टेट में आना पसंद किया और 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया। 2 इलेक्ट्रॉन को कहां पर छोड़ा? इनटू रॉड। ठीक है, जिंक सॉलिड कहां पर था? रॉड में। और एक्वस सॉल्यूशन में वो कहां पर आ गया है? एक्वस सॉल्यूशन में, Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में। ठीक है, अच्छा अब क्या हुआ? ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने रॉड में छोड़े ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से पास होते हुए गए और इस कॉपर रॉड पर पहुंचे। ठीक है, और कॉपर रॉड में यहां पर सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट था? Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 माइनस। ठीक, तो Cu2 पॉजिटिव को जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन दिखे, Cu2 पॉजिटिव का मन ललचाया और ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के पास गया और इलेक्ट्रॉन्स को लेकर किस में चेंज हो गया? Cu में चेंज हो गया। ठीक है, तो यहां पर क्या रिएक्शन हो रही है? Cu2 पॉजिटिव ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए और वो Cu सॉलिड में चेंज हो गया। Cu2 पॉजिटिव कहां पर था? एक्वस सॉल्यूशन में। 2 इलेक्ट्रॉन कहां पर थे? रॉड में थे। और Cu सॉलिड अब किस में पहुंच गया? रॉड में पहुंच गया। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन के पास गया, 2 इलेक्ट्रॉन लिए और वहीं पर रह गया। ठीक, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, मतलब यहां पर रिडक्शन हो रहा है। ठीक, मैंने आपको ये वाली बात, जहां पर ऑक्सीडेशन होता है उसको क्या बोलते हैं? एनोड, और जहां पर रिडक्शन होता है उसको हमेशा क्या बोलते हैं? कैथोड। या इस तरीके से बोलो कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा। ठीक है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको क्या बोलूंगा मैं? एनोड। और इसको क्या बोलूंगा मैं? कैथोड। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया था? गैल्वेनिक शेल में हमेशा एनोड कैसा होता है? नेगेटिव। तो ये अपने ऊपर क्या ला रहा है? नेगेटिव चार्ज, तभी तो यहां से नेगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा होगा। तो इसको क्या बोलूंगा मैं? नेगेटिव। इसको क्या बोलूंगा मैं? पॉजिटिव। ठीक, अच्छा अब दूसरी बात क्या आती है कि मेरा इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है एक्सटर्नल सर्किट में। ठीक है, तो करंट का फ्लो कैसा होगा? कैथोड टू एनोड। बिकॉज हमने ये वाली बात 10th में इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ी होगी कि इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कवरी पहले हो गई थी, इलेक्ट्रॉन्स की बाद में हुई थी। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन जो थी करंट की, वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन मानी गई थी, और जो एक्चुअल इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है, और जो करंट की डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कहां पर है? यहां से यहां, मतलब एनोड से कैथोड। तो इसकी उल्टी डायरेक्शन, यानी कि कैथोड से एनोड क्या होगी? मेरी करंट की डायरेक्शन। कहां पर? एक्सटर्नल सर्किट में। ठीक है, एक्सटर्नल सर्किट में क्या होगा? मेरी करंट की डायरेक्शन कहां होगी? कैथोड से एनोड। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनल सर्किट में तो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगी? एनोड टू कैथोड। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक, तो अब क्या हुआ? यहां से मेरा करंट, यहां से मेरे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे थे, अपने सिस्टम में मेरा क्या चल रहा था? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चल रहा था भैया, बड़े आराम से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी। लेकिन क्या हुआ? 2 से 3 मिनट बाद या कुछ देर बाद ये सिस्टम कोलैप्स करने लगा, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होना रुक गया। अब शुरू होती है हमारी मेन चर्चा कि ऐसा क्यों हुआ, जरा उसको देखते हैं। तो देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और सॉल्यूशन में क्या हो रहा है? जिंक 2 पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। ठीक है, सॉल्यूशन में जिंक 2 पॉजिटिव आयन बढ़ते जा रहे हैं और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन करके इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, यहां पर Cu2 पॉजिटिव मेरा डिपॉजिट हो रहा है रॉड पर, तो इस सॉल्यूशन में SO4 2 माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। ठीक है, मतलब यहां पर सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है और यहां पर सॉल्यूशन में नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। ठीक, अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि वो यहां से नेगेटिव चार्ज को अब जाने ही नहीं देगा, बिकॉज पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स। ठीक है, तो वो क्या कहेगा? भाई इलेक्ट्रॉन तुम अब इधर मत जाओ, और इन इलेक्ट्रॉन्स को कस के पकड़े रहेगा। अच्छा,
अब मान लो कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर जबरदस्ती चले भी गए कि नहीं भाई हम नहीं मान रहे, हम तो जाएंगे, ठीक है। तो यहां कौन बैठा है, SO4 2-, वो यहां पर आने वाले इलेक्ट्रॉन को रेपल करना शुरू कर देगा। तो यहां पर भी इलेक्ट्रॉन का आना अपोज हो रहा है और यहां से इलेक्ट्रॉन का जाना अपोज हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो भी रुक रहा है और ये हमारी बैटरी क्या हो जा रही है, कोलैप्स हो जा रही है। ठीक, तो अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया गया जिसका नाम था सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तो अब उस चीज को समझो। ये मेरा एक्वस सॉल्यूशन है बढ़िया तरीके से। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज क्या है अभी देखेंगे, पहले ये समझो। सॉल्ट ब्रिज लगाया गया, देखो किस तरीके से लगाया गया। ये क्या है, मेरा एक सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, इससे क्या हुआ, इस सॉल्ट ब्रिज की पहले कहानी सुनो। इस सॉल्ट ब्रिज में सबसे पहले तो एक इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है जिसका नाम है KCl, और भी भर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, K पॉजिटिव, इसमें क्या होगा, Cl- भी होगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो, तो अब देखते हैं यहां पर सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज की संख्या बढ़ रही है, कंसंट्रेशन बढ़ रही है, और इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, यहां से नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसकी तरफ कौन आएगा, इसकी तरफ आएंगे मेरे Cl-। ठीक है, और इधर कौन जाएगा, इधर जाएंगे मेरे K पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि यहां पर नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ रही है और यहां पर पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो इस तरफ कौन आएगा, नेगेटिव चार्ज, इस तरफ कौन आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या पॉजिटिव इधर नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन मात्रा बहुत कम होगी। कुछ आ जाएंगे K पॉजिटिव, कुछ Cl- इधर भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मेजोरिटी किसकी रहेगी, इधर K पॉजिटिव की और इधर Cl- की और इधर K पॉजिटिव की। उससे क्या होगा, ये Cl- आएगा, Zn के साथ अपना एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ZnCl2। ठीक है, उससे क्या होगा, Zn2 पॉजिटिव है, Cl पर माइनस है, दोनों मिलेंगे और इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, यहां पर क्या होगा, SO4 पर माइनस चार्ज है, K पर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों मिलेंगे, फिर से इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी डेवलप हो जाएगी। ठीक है, तो प्रॉब्लम किसकी वजह से आ रही थी कि हमारा सॉल्यूशन यार पॉजिटिवली चार्ज ज्यादा हो गया है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा है। तो अब तो मेरा सॉल्यूशन न्यूट्रल हो चुका, तो आराम से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, और इधर भी न्यूट्रल हो गया है, तो इधर रेपल करने वाला कोई नहीं है इलेक्ट्रॉन को, तो मेरा सिस्टम फिर से चलना शुरू हो गया। ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन, उसका श्रेय किसको जाता है, ये हमारे सॉल्ट ब्रिज वाले भैया को। ठीक है, तो अब इस सॉल्ट ब्रिज के बारे में कहानियां आती हैं, पूरी थ्योरेटिकल कहानी है, उसको समझना है क्योंकि इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो अब देखो फंक्शंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, पहली बात क्या है कि इट इज अ यू शेप्ड इन्वर्टेड ट्यूब। अभी हमने देखा था ना, एक इन्वर्टेड ट्यूब था यू शेप का, इन्वर्टेड ट्यूब यू शेप का उल्टा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है ना, इस तरीके का था ना शेप का। तो ये ऐसा लग रहा है कि एक उल्टी यू बनी हुई है। ठीक है, ये एक यू शेप्ड का इन्वर्टेड ट्यूब है जिसमें एक इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं, जैसे KCl, KNO3, NH4NO3 और एटसेट्रा। ठीक है, अभी वो क्या कंडीशन होती है उनको देखेंगे आगे। इन देयर सेमी सॉलिड फॉर्म, वो किस फॉर्म में होते हैं, अपनी सेमी सॉलिड फॉर्म में होते हैं, जो किस में बनाई जाती है, या तो जिलेटिन में या फिर अगर अगर पाउडर में। अगर अगर एक पाउडर है, जैसे वॉनबीटा पाउडर होता है, कॉम्प्लेन पाउडर होता है, वैसे ही अगर अगर भी एक पाउडर है, वो अपने सॉल्ट ब्रिज की बातें हैं, वो भाड़ में जाने दो, हमारे मतलब का नहीं है। हमें बस याद होना चाहिए कि जिलेटिन या फिर अगर अगर पाउडर होना चाहिए। ठीक, अब इसके फंक्शंस क्या क्या है वो देखो।
ये सॉल्यूशन में दो हाफ सेल जो प्रेजेंट हैं उनको कंप्लीट करता है और हमारे सर्किट को कंप्लीट करता है। ठीक है, तो दो हाफ सेल कौन कौन सी थी, एक जिंक वाली और एक कॉपर वाली, उन दोनों को इसने जोड़ा और हमारे सर्किट को कंप्लीट किया। ठीक है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन की, जिंक साइड पॉजिटिव चार्ज ज्यादा बढ़ गया था, कॉपर साइड नेगेटिव चार्ज, तो उन दोनों को न्यूट्रल किया। ठीक है, इट सप्लाइज एनाइन टू एनोड एंड कैटाइन टू कैथोड। ठीक है, एनाइन एनोड की तरफ भेजा, कैटाइन कैथोड की तरफ। ठीक है, इट अवॉइड्स लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। इस बात को जरा ध्यान से देखो। देखो गैल्वेनिक सेल में हमने क्या किया, गैल्वेनिक सेल में हमने दो कंटेनर लिए, उनके अंदर हमने अपनी इलेक्ट्रोड डाली। क्या जरूरत थी, एक ही में डाल लेते, तो एक में डालने से क्या दिक्कत आती उस बात को समझो। देखो सपोज ये मेरे पास एक कंटेनर है, इसमें मैंने यहां पर एक रॉड डाल दी। ठीक है, और एक रॉड मैंने इसी में इधर डाल दी। ठीक है, और इसको मैंने एक बल्ब से कनेक्ट कर दिया। ठीक, मैंने बोल दिया ये एनोड है, ये मेरे पास कैथोड है। क्या होगा, अब एनोड से क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू होंगे और किसकी तरफ जाएंगे, कैथोड की तरफ। ठीक है, अब एनोड की तरफ जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो एनोड अपने मटेरियल को क्या करेगा, सॉल्यूशन में देगा। तो सॉल्यूशन में देगा तो सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा। सेम जैसा पीछे हो रहा था वैसे ही यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज की मात्रा हो गई ज्यादा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब क्या होगा, कैटाइन जो मतलब कैथोड जो है उस साइड क्या होगा, उस साइड मेरे नेगेटिव आयंस की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हो गई भैया नेगेटिव आयंस की मात्रा ज्यादा। ठीक है, तो अब एक बात देख रहे हो आप, यहां पर इस साइड में क्या हुआ था, पॉजिटिव चार्ज बाहर आ रहे थे, मतलब पॉजिटिव चार्ज की मात्रा ज्यादा हो रही थी, इधर नेगेटिव चार्ज की मात्रा ज्यादा हो रही थी। तो अब ये दोनों हैं तो एक ही कंटेनर में, तो दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो एक जंक्शन ऐसा आएगा जहां पर ये दोनों आपस में मिलना शुरू करेंगे। ठीक है, उसी को मैं क्या बोलूंगा, लिक्विड लिक्विड जंक्शन। ठीक है, और चार्ज के मिलन से एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, तो इसीलिए मैंने इसको क्या बोल दिया, लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब एक बात देखो, बाहर जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो है वो एनोड टू कैथोड है, मतलब इस डायरेक्शन में है, लेकिन अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैथोड टू एनोड है, मतलब इस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो करंट की डायरेक्शन बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। तो बाहर जो ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा होगा ना, उसको ये लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कम कर देगा, बिकॉज ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो रिजल्टेंट कुछ तो कम होगा, और इससे क्या होगा, मेरे सेल की इफिशियंसी कम हो जाएगी। इसी इफिशियंसी के कम होने से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इनको अलग अलग कंटेनर में यूज करते हैं और सॉल्ट ब्रिज का भरपूर प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आई होप। चलिए अब हम बात करते हैं अगली बात क्या है, कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज, कि जो हमारी सॉल्ट ब्रिज जो होती है उसमें कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट यूज होते हैं। देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, लेकिन पूछे जाते हैं एमसीक्यू में भर भर के। आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, बहुत क्वेश्चन पूछे गए सॉल्ट ब्रिज से, तो इसलिए सब कुछ इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन सॉल्ट ब्रिज। चलो, पहला क्या है, आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए कैटायन एंड एनायन की। आयनिक मोबिलिटी का मतलब क्या है, मोबिलिटी और स्पीड में वैसे अंतर होता है, बट आप अपने लेवल पर अभी सेम मानो। जब हम मोबिलिटी पढ़ेंगे तो मोबिलिटी और स्पीड में रिलेशन देख लेंगे, बट अभी मोबिलिटी को क्या मानना है, स्पीड ही मानो। ठीक है, तो आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए कैटायन की और एनायन की। ठीक है, मतलब जिस इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर वो बन रहे हैं उनकी आयनिक मोबिलिटी सेम होनी चाहिए। क्यों, जरा इसको देखो, ये KCl है। ठीक है, KCl में क्या है, K पॉजिटिव और Cl माइनस है। ठीक, अब मैंने आपसे क्या कहा कि K पॉजिटिव और Cl माइनस की जो स्पीड है वो सेम होनी चाहिए। ठीक, मानकर देखते हैं, चलो स्पीड सेम नहीं है, K पॉजिटिव मेरा तेज ट्रेवल करता है और Cl माइनस मेरा धीमे ट्रेवल करता है, तो क्या होगा जरा उसको देखते हैं।
के पॉजिटिव किधर जा रहा है, इधर, Cl माइनस किधर जा रहा है, इधर। के पॉजिटिव तेज ट्रेवल करता है, मतलब वो जल्दी SO4 के पास पहुंचेगा, ठीक है। मतलब वो जल्दी इस सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक है। इधर वाला जो मतलब एनाइन है वो Zn2 पॉजिटिव के पास देर में पहुंचेगा, इधर वो सॉल्यूशन को देर में न्यूट्रलाइज करेगा, ठीक। तो जब तक ये इसको न्यूट्रलाइज करेगा तब तक ये न्यूट्रलाइज हो चुका होगा, ठीक। तो आपके सिस्टम में, आपकी सेल में एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हो गई कि एक तरफ तो चार्ज है ही नहीं और एक तरफ भरपूर चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। और प्रोसेस तो कंटिन्यूअसली चली रही थी, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज बढ़ते जाएंगे और यहां से पॉजिटिव जाता जाएगा, लेकिन ये पॉजिटिव जल्दी जा रहा है, तो यहां पर तो मेंटेनेंस बनेगा और यहां पर मेंटेनेंस नहीं बनेगा। इसके चलते शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहेगा और मेरी सेल की इफिशियंसी भी कम हो जाएगी और मेरी सेल की वर्किंग भी रुक जाएगी। दैट्स वाई हम कैसा सॉल्यूशन लेते हैं, कैसा इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जिसमें प्रेजेंट होने वाले आयंस की मोबिलिटी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात देखो, आयंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सॉल्ट ब्रिज should not react or interact with any half cell electrode or any electrolyte, ठीक है। तो ये कंडीशन तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, क्या कि जो इलेक्ट्रोलाइट की जो मतलब जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट में प्रेजेंट हुए आयंस है ना, वो आपस में रिएक्शन नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। किसी भी प्रकार की रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। पता चला आपकी रिएक्शन हुई इलेक्ट्रोड या फिर इलेक्ट्रोलाइट से और कोई और एक नई चीज बनकर तैयार हो गई, ठीक है, आपके सारे आयंस का जो हिसाब किताब है वो बिगड़ जाएगा। तो इसलिए रिएक्शन होना प्रोहिबिटेड है, बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड, ठीक। तीसरी बात देखो, KCl cannot be used in AgCl electrolyte because Ag positive plus Cl minus gives AgCl, यहां पर इलेक्ट्रोड, ठीक है। क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि अगर आप Ag का इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो तो उसमें आप KCl यूज नहीं करोगे सॉल्ट ब्रिज में। क्यों? क्योंकि Ag के इलेक्ट्रोड जहां पर यूज हो रहा होगा वहां पर सॉल्यूशन में क्या आ रहे होंगे, वहां पर सॉल्यूशन में Ag पॉजिटिव आयन आएंगे, ठीक है। और उसको बैलेंस करने के लिए यहां से Cl भागेगा और जब दोनों मिलेंगे तो AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाएगा, ठीक। AgCl का प्रेसिपिटेट बन गया तो ये तो दिक्कत हो गई ना हमारे लिए। क्यों? क्योंकि हमारे फिर से आयंस का हिसाब किताब बिगड़ेगा और दूसरी बात, हमारे सॉल्यूशन में जो आयंस हैं उनकी संख्या भी कम हो जाएगी और जो प्रेसिपिटेट बनेगा वो हमारे रिएक्शन में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अच्छा, एक बात बताओ, पीछे भी तो जिंक 2 पॉजिटिव था और Cl माइनस उसकी तरफ आ रहा था, तो क्या ZnCl2 नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा, लेकिन ZnCl2 की सॉल्युबिलिटी AgCl से कई गुना ज्यादा है। तो जैसे ही ZnCl2 बनेगा वो तुरंत टूट जाएगा फिर से और Zn2 पॉजिटिव प्लस 2Cl माइनस आयंस बना लेंगे, ठीक है। लेकिन AgCl के केस में ऐसा नहीं होता। AgCl अपना इलेक्ट्रोलाइट बनाकर, सॉरी PPT बनाकर नीचे बैठ जाता है और फिर दिक्कत पैदा करता है, ठीक है। तो अब यहां से ZnCl2 वाला केस सारा समझ में आ गया। ऐसी वहां पर उधर की साइड K2SO4 बनेगा, वो भी हमारा क्या है, फिर से टूट जाएगा और K पॉजिटिव और SO4 2 माइनस आयंस बना लेगा, ठीक। चलो, ये थी हमारी किसकी बात, सॉल्ट ब्रिज की बात। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो अब समझते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, आज केवल डेफिनेशन देखेंगे, इस पर चर्चा नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे पूरे अच्छे तरीके से। आप बस एक आइडिया ले लो, क्या है
कि जब मेरी मेटल रॉड सॉल्यूशन में आई ना, तो क्या हुआ कि सॉल्यूशन में आयंस का एक्सचेंज होना शुरू हो गया। मतलब मेरे मेटल से आयंस निकलकर कहां गए, सॉल्यूशन में, या फिर सॉल्यूशन से कहां आए, मेटल में। ठीक है, और उससे क्या हुआ, एक पर्टिकुलर चार्ज मेरा इलेक्ट्रोड पर आया और एक पर्टिकुलर चार्ज मेरा सॉल्यूशन में आया, और एज अ रिजल्ट एक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच में चार्जेस का सेपरेशन क्रिएट हो गया। और आपने 10th में पढ़ा होगा कि पोटेंशियल जो होता है वो चार्जेस के सेपरेशन की वजह से ही डेवलप होता है, इसीलिए हमारा करंट भी फ्लो होता है पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से। ठीक है, तो इन चार्ज सेपरेशन की वजह से एक पोटेंशियल जनरेट होता है, और चूंकि वो इलेक्ट्रोड पर जनरेट हो रहा है इसलिए हम उसको क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तक रोकते हैं आज, और अगले लेक्चर में हम क्या चर्चा करेंगे कि ये कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल, ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, और अगले लेक्चर में हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वगैरह बहुत आसानी से समझेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको सॉल्ट ब्रिज और गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन बहुत तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं आप, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। पिछली वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, अगर आपने वहां से वो नहीं देखे हैं जरूर देख लो। बहुत अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई हैं और बहुत न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के छोटे छोटे तरीके बताए हैं। ये जो मैंने आज पढ़ाया है इनके नोट्स हर बार की तरह मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, आप वहां से ले सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए बच्चों और अपना ख्याल रखिए।